Hello everyone and welcome to Siddharth EdTech channel. So today is 25th of July and we are back with another session of contemporary issues and current affairs. This is me Nivedita Sani, your host for today, and we are going to check some interesting topics that have been covered through various articles in newspapers as well as popular websites. So let us see what's our topic for today. The first article is about a seeking of license for critical minerals. अब ये किसके रिगार्डिंग है, हमें इस बात को समझना है. सो इंडिया हैज़ अप्लाइड फॉर अ लाइसेंस. कहाँ अप्लाई किया है? टू द ISA इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी पे इंडिया ने अप्लाई किया है कि हमें लाइसेंस चाहिए. किस पर्पस के लिए लाइसेंस चाहिए? सो दैट वी कैन डू सम डीप सी माइनिंग. ठीक है, डीप सी माइनिंग के लिए आपको लाइसेंस लेना होता है. तो कहाँ पर अप्लाई किया है इंडिया ने? ISA में, दैट इज इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी. उसके बारे में भी हम देखेंगे. पहले हम समझते हैं कि हमने किस चीज के लिए ये लाइसेंस लिया है. ठीक है, सो इट इज फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ डीप सी मिनरल्स. सो वी आर प्लानिंग कि जितने भी पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स है डीप सी में ओवर अ पर्टिकुलर रीजन. ये जो लाइसेंस है हमने कौन से रीजन के लिए अप्लाई किया है? दैट इज क्लैरियन क्लिपर्टन जोन. तो हमने इसे अप्लाई किया है क्लैरियन क्लिपर्टन जोन के लिए. आपसे स्पेसिफिकली ये जोन के बारे में पूछा जाए ऐसे चांसेस तो कम ही हैं, फिर भी हमें अपनी नॉलेज के लिए ये पता होना चाहिए कि इसकी लोकेशन क्या है. सो एज यू कैन सी इट इज लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन. ठीक है, यहाँ पर यूएस है. यूएस के कौन से कोस्ट पे है? सो इट इज समवेयर वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका. ऑलराइट, यहाँ पर है ये क्लैरियन क्लिपर्टन जोन. तो यहाँ से हम जो है पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स जो है उसे एक्सकेवेट करना चाहते हैं, एंड फॉर दैट वी नीड परमिशन फ्रॉम द इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी. देखिए यहाँ पर अगर आपको ज़्यादा क्लियर नहीं है, सो यू वुड अंडरस्टैंड कि ये जो बॉर्डर है समवेयर नियर कैलिफोर्निया एंड मैक्सिको, तो ये जो जोन है यहाँ पर बिलोंग करता है. ऑलराइट, इतना हमें इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, बस इतना ही हमें पता होना चाहिए था कि ये जोन क्या है. अब ये जो जोन है ये कैसे डिस्कवर हुआ था, मैं उसके बारे में भी आपको कुछ बताती हूँ. सो इनिशियली व्हाट हैपेंड समवेयर अराउंड 1870s. ठीक है, 1870 के दशक में कुछ ब्रिटिश सेलर्स थे. उन्हें ये पोटैटो शेप के पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स मिले. पोटैटो शेप से क्या मतलब है? समवॉट लाइक दिस. ठीक है, ऐसे ओवल शेप के मिले. उनके लिए वो सिर्फ पत्थर थे, बट दे थॉट कि ये कुछ डिफरेंट है. ठीक है, समुंदर के अंदर से इतने सारे पत्थर एक ही जगह पे प्रेजेंट होना, और उनमें काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज़ भी थी कि उनके सबके शेप जो है वो लगभग एक जैसे थे. कुछ ओवल शेप के थे, सिलेंड्रिकल शेप के थे. So they were the first people to report something like this. Later on, after discovery, we found out that they are polymetallic nodules. तो यहाँ पर हम polymetallic से क्या समझ रहे हैं? ये नोड्यूल तो ये एक चीज हो गई. दिस इज अ नोड्यूल. ठीक है, अब इसमें बहुत सारे डिफरेंट मेटल्स प्रेजेंट है. ऐसा नहीं है कि केवल एक ही मेटल से ये बना हुआ है. व्हाट इज देयर? देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ metals present in the same nodule. So that is why we call them as polymetallic nodules. आगे देखते हैं हम थोड़ा इसके बारे में. See, this is how the excavation is done. मैंने सोचा है कि कुछ पिक्चर्स में इंक्लूड करूँ, so you would understand it more clearly कि किस तरीके से हम पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स जो है उन्हें निकालते हैं समुंदर में से, और हम उन्हें क्यों एक्सट्रैक्ट करते हैं. वाई डू वी नीड देम? सी, दिस नोड्यूल्स हैव पर्टिकुलरली क्रिटिकल मिनरल्स. हमने पहले भी एक क्लास में चर्चा की थी कि क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं. वो जिनकी रिक्वायरमेंट रहती है फॉर क्रिटिकल पर्पसेस, कि जिनकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि अगर हमारे पास वो नहीं है रिसोर्सेज, तो हमारे बहुत बड़े बड़े काम जो है वो अटक सकते हैं. फॉर एग्जांपल नेशनल सिक्योरिटी में उसका यूज़ हो सकता है. जैसे हम जो चिप्स बनाते हैं उनमें उसका यूज़ हो सकता है. बिसाइड्स दिस, ऐसे मटेरियल्स, ऐसे रिसोर्सेज जो भारत में मौजूद नहीं है, दैट मीन्स हमें वो कहीं ना कहीं से तो इम्पोर्ट करना ही होगा. एंड व्हाट हैपन्स कि जहाँ से अब हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, अगर उन्होंने सप्लाई करने से मना कर दिया या किसी कारण से उसकी सप्लाई जो है उस पर रोक लग गई है, तो ऐसे में हमारी जो फंक्शनिंग है वो इम्पैक्ट हो सकती है. तो ऐसे मिनरल्स को हमने कहा है क्रिटिकल मिनरल्स.
तो बहुत ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स है जो इन पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स में प्रेजेंट है, इसलिए हमें उनका एक्सकेवेशन करना है और उस एक्सकेवेशन के लिए हमें चाहिए होगी परमिशन। एक बार मैं वापस आती हूँ, पहले आप समझिए कि ये नोड्यूल्स कैसे दिखते हैं। सी दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ नोड्यूल्स, ठीक है। ये पत्थर जैसे जो आपको दिख रहे हैं, आपको एक बार तो देखकर यही लगेगा कि दीज आर जस्ट सम स्टोन्स, अलग अलग कलर के हैं। देखिए, अलग कलर होने का क्या मतलब है कि इनमें जो मेटल्स है वो मेटल्स भी डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पर जो आपको अलग अलग कलर दिख रहे हैं, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर कोई और मेटल है, यहाँ पर कोई और मेटल प्रेजेंट है। बिकॉज मेटल्स की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है और उस प्रॉपर्टी की वजह से वो कलर्स जो है वो एमिट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के ये तो सैंपल थे, बट समुंदर में ये कैसे दिखाई देते हैं? समुंदर में देखिए ये इतने ज़्यादा एरियाज में, सी दिस इज फुल ऑफ पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, बस ऐसे जैसे मान लीजिए कि पत्थरों की तरह बस बिछे हुए हैं वहाँ पर। सो वी हैव टू एक्सट्रैक्ट देम, so they have such machines from which with the help of which they extract them, ठीक है। इस तरीके से देखिए ये होते हैं इसके लूप्स, तो इनके थ्रू फिर इन्हें ऊपर पुल किया जाता है एंड आफ्टर दैट द प्रोसेसिंग इज डन। ऑलराइट, इसके आगे हम देखते हैं कि आईएसए क्या है, जो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है। थोड़ा सा इसके बारे में हम समझते हैं। हमारा एक जोन होता है, जैसे कि ये इंडिया का कोस्टल एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सब जानते हैं कि कुछ नॉटिकल माइल्स तक हमारा जोन है, ठीक है। व्हाट अबाउट आफ्टर दैट, जो हमारी नेशनल बाउंड्रीज है उसे हमने क्रॉस कर दी, उसके बाद का जितना भी पानी का एरिया बचता है, जितना भी समुंदर का एरिया बचता है, वहां पर किसकी अथॉरिटी है? इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, ठीक है। उनके रूल्स वहां पर चलते हैं। तो हमें अपने इकोनॉमिक जोन में जो भी करना है हम कर सकते हैं, बिकॉज इट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये किसका है? ये हमारा है। वी कैन डू एनीथिंग दैट वी वांट अकॉर्डिंग टू आवर कंट्रीज रूल्स। बट जब आप उस लाइन को आप क्रॉस करते हो, आफ्टर दैट इफ यू वांट टू डू एनीथिंग इन द वाटर्स, देन यू हैव टू टेक परमिशन ऑफ द इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, ठीक है। अब थोड़ा समझते हैं कि ये अथॉरिटी कब बनी थी, कैसे बनी थी। सो सी दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1994। क्या हमें याद रखना है? सो मे बी कि कभी कभार ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो इट इज़ ओके इफ यू रिमेंबर दिस, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू ओनली। सो इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1994। किस लिए एस्टैब्लिश हुई थी? सो दैट माइनिंग का रेगुलेशन किया जा सके। द पर्पस वॉज कि माइनिंग का जो रेगुलेशन है वो हम अच्छे से कर सके और उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उनका भी रेगुलेशन हो सके। बट कहाँ पे हो सके? बियॉन्ड द नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि हमारी जितनी भी नेशनल बाउंड्रीज है उसके आगे का जो भी समुद्र का एरिया रह जाता है वहाँ की बात हो रही है, वहाँ की ज्यूरिसडिक्शन की बात हो रही है। सबसे पहली बार इसे यूएन में डिस्कस किया गया था, यूएन के कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी, यानी कि यूएन क्लॉज। कहाँ पर? यूएन क्लॉज के तहत इसका गठन हुआ, जहां पर ये डिसाइड किया गया कि एक इंटरनेशनल लॉ को कोडिफाई करने की ज़रूरत है हमें कि हम एक लॉ बनाएं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू हो, ठीक है। फंक्शंस क्या क्या है इसके? सबसे पहला फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ माइनिंग। उसके बाद जो आता है वो ये है कि डीप सी माइनिंग की वजह से, जब हम डीप सी माइनिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा उसकी वजह से पॉल्यूशन फैल रहा है, जिसकी वजह से जितने भी समुद्र की जितनी भी क्रिएचर्स हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है, जो एनवायरनमेंट है वहाँ का उसे नुकसान पहुंच रहा है। एंड दैट इज़ वाई दिस रेगुलेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। हाल ही में आपने एक और आर्टिकल देखा होगा जहाँ पर ये पता चला कि कुछ शार्क्स की जब टेस्टिंग की गई थी, उनके ब्लड सैंपल से जब टेस्टिंग की तो पता चला उनमें कोकेन की मात्रा बहुत ज़्यादा प्रेजेंट थी। सो इवन द शार्क्स आर रनिंग हाई। सच रेगुलेशंस आर वेरी मच नेसेसरी, जहाँ पर एक अथॉरिटी हो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, कि वो देखती है कि ये सारी चीज़ें जो है वो कंट्रोल में रहे। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सी दिस इज रिगार्डिंग अ टाइफून गेमी। फिलीपींस में एक टाइफून आया है जिसका नाम है गेमी।
तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूड करना है कि एक पर्टिकुलर टाइफून है, आपसे पूछा जा सकता है, मैच करना है कि कहाँ पे है। सो जब आप ये नाम पढ़ते हैं गेमी, देन यू हैव टू मैच इट विथ फिलीपींस। यहीं के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आपने यहाँ पर जो वर्ड पढ़ा है वो क्या है, टाइफून। सो हियर कम्स द कंफ्यूजन कि टाइफून, साइक्लोन, हरिकेन, ये सब क्या है। ऑल आर द सेम थिंग्स। शक्तिमान ही गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान है, ठीक है। हरिकेन है, टाइफून है, साइक्लोन है, ये सब क्या है, तीनों सिमिलर फिनोमिना है जो हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो तीनों जितने भी फिनोमिनास है वो सेम है, बस उनके लोकेशन के हिसाब से उनका नाम चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे इक्वेटर के ऊपर वाले रीजन में मोस्टली हरिकेन नाम यूज किया जा रहा है, ठीक है। और आप देखिए नीचे के रीजन में क्या नाम यूज किया जा रहा है, साइक्लोन। टाइफून कहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, साउथ चाइना सी एंड द सी टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, वहां पर हम यूज कर रहे हैं द वर्ड टाइफून। इसी के साथ साथ में ऑस्ट्रेलिया में भी एक और नाम पॉपुलर है जिसे कहा जाता है विली विली। ऑलराइट, इस स्लाइड में मेंशन नहीं था, विली विली कहाँ पर यूज किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। तो एक ही फिनोमिना है जिसके अलग अलग नाम हैं, जिस लोकेशन से वो ओरिजिनेट हो रहा है तो वो अपना नाम उसे दे देते हैं। ऑलराइट, मूविंग ऑन फर्दर, this another article is related to a frigate that has been recently launched. किसने लॉन्च किया है इसे, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने, ठीक है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इस फ्रिगेट को लॉन्च किया है। दिस इज इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस, ठीक है, इंडिया का पहला इंडिजिनस का मतलब है कि ये भारत में ही बना है। एंड नाम इसका क्या है, त्रिपुत। द नेम इज त्रिपुत, ठीक है। तो ये एक फ्रिगेट है। अब इसके बारे में हमें क्या क्या समझना है। सी, कभी भी हम कोई भी वेसल पढ़ते हैं, सबमरीन, फ्रिगेट, कॉर्वेट, डिस्ट्रॉयर, बैटल टैंक, हम इनमें से किसी के बारे में भी पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो जो ये त्रिपुत फ्रिगेट है ये किससे बिलोंग करता है, ये अपनी ही एक क्लास है जो एक सक्सेसर है किसके, तेग और तलवार के, ठीक है। तेग और तलवार शिप से इसके ये सक्सेसर हम इसे कह सकते हैं। तेग और तलवार जो है वो रशिया के थे, बट जो त्रिपुत है वो इंडिया में ही कंस्ट्रक्ट हुआ है। फंक्शंस क्या क्या है इस पर्टिकुलर फ्रिगेट के, सो इट इज़ मेनली फॉर द प्रोटेक्शन, ठीक है, हम इससे डिफेंस भी कर सकते हैं एंड वी कैन ऑल्सो यूज इट फॉर कॉम्बैट ऑपरेशंस। ऑलराइट, इससे ज़्यादा अगर हमें कुछ इससे रिलेटेड अगर समझना है तो वो ये है कि फ्रिगेट कॉर्वेट्स में डिफरेंस क्या है और इंडिया में प्रेजेंटली और कौन कौन से फ्रिगेट्स है, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको डिफरेंस समझाती हूँ। देखिए, इनको ऐसे समझिए कि जो कॉर्वेट है वो सबसे छोटी शिप होती है, जो कॉर्वेट होती है वो सबसे छोटी क्या है, शिप है, जिसका काम क्या है, बेसिकली कॉर्वेट्स को हम पेट्रोलिंग के लिए यूज़ करते हैं कि किसी पे नज़र रखनी है, समुंदर में से वो जाते रहते हैं सो दैट कि कहीं पर अगर कोई घटना हुई हो तो वो जल्दी वहाँ पहुँचकर उन्हें बचा सके, ठीक है। कॉर्वेट्स भी इतनी सक्षम होती है कि वो खुद को डिफेंड कर सके, बट वो अप टू अ सर्टेन लेवल है क्योंकि वो छोटी होती है कंपैरिजन में, तो वो अपने पास ज़्यादा चीज़ें कैरी नहीं कर सकती। कॉर्वेट के बाद जो थोड़ी बड़ी शिप्स होती है वो होती है फ्रिगेट्स, ठीक है। फ्रिगेट्स जो है वो इतनी कैपेबल होती है कि वो किसी पर अटैक भी कर सके। फ्रिगेट्स के भी फंक्शन यूजुअली यही होते हैं कि वो भी पेट्रोलिंग के लिए ही काम आती है, बट दे आर कैपेबल कि अगर कोई ऐसी घटना बनती है तो वो अटैक भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप सुनेंगे डिस्ट्रॉयर्स, सो डिस्ट्रॉयर्स इससे थोड़े बड़े होते हैं। आफ्टर दैट कम्स बैटल टैंक्स, ठीक है। ये सब क्लासिफिकेशन है अलग अलग व्हीकल्स के। सो नाउ वी हैव टू सी कि इंडिया में किस क्लास की फ्रिगेट्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे गोदावरी क्लास। गोदावरी क्लास की जो है वो आईएनएस गोमती में अटैच्ड है, वहाँ पर है, ये इंडिया में ही बनी है।
आफ्टर दैट वी हैव ब्रह्मपुत्र क्लास, जिसको है जो हम देख सकते हैं आईएनएस ब्रह्मपुत्र, बेटवा और ब्यास पे। आईएनएस ब्रह्मपुत्र वही है जो रिसेंटली टिल्ट हो गया था, उसमें आग लग गई थी और काफ़ी लोग घायल भी हुए थे। एक सेलर जिसकी बॉडी मिसिंग थी वो अभी अभी फाइंड आउट कर ली गई है। सो दिस इज द सेम आईएनएस वी वेर टॉकिंग अबाउट। जो तलवार क्लास है वो स्टेल्थ गाइडेड है, तो ये कहाँ पे है, तलवार में है, आईएनएस तलवार। देखिए यूजुअली क्या होता है, जो क्लास होती है ना वो उसकी सबसे पहली बनाई हुई जो भी वेसल है उसके ऊपर से हम क्लास का नाम देते हैं, वो अलग से नहीं होता है। तो आईएनएस तलवार सबसे पहले बनी थी, इसलिए इस क्लास का नाम ही क्या रख दिया गया, आईएनएस तलवार। इसी तरीके से यहाँ पे आईएनएस शिवालिक है सबसे पहले, तो इसका नाम क्या रखा गया, शिवालिक क्लास। ठीक है, यहाँ से आपको कंफ्यूजन क्लियर होना चाहिए था, यहाँ से आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए कि हम क्लास कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या है, तलवार है, त्रिशूल है, तबार, तेग, तरकश एंड त्रिकंद। जैसे कि मैंने बताया था ये क्लास जो है वो कहाँ से है, इंडिया एंड रशिया के कंट्रीब्यूशन से बनाई गई है, दोनों का इसमें कंट्रीब्यूशन है। देन वी हैव शिवालिक क्लास, जिसमें है आईएनएस शिवालिक, सतपुड़ा और सह्याद्री। ये सभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, इन्हें काफ़ी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। ये सभी जितने भी हैं शिवालिक क्लास के, ये पिछले 3-4 साल में ही लॉन्च हुए हैं। ऑलराइट, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। देखिए डाउन टू अर्थ का एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। अच्छा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें कुछ गुड न्यूज़ भी है, कुछ ऐसी न्यूज़ है जो हमारे लिए काफ़ी अच्छी है, साथ ही में कुछ न्यूज़ है जो कंसर्निंग भी है, जिसके बारे में हमें थोड़ी चिंता भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि रिसेंटली एफएओ ने एक रिपोर्ट रिलीज की है। किसने रिलीज की है रिपोर्ट, एफएओ ने। एफएओ किसके अंडर है, यूएन के अंडर ये वर्क करता है। ठीक है, एफएओ रिपोर्ट कब रिलीज हुई थी, 22 जुलाई को रिलीज की गई है रिपोर्ट। क्या नाम है रिपोर्ट का, हम यहाँ देख सकते हैं, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बता रही हूँ कि एफएओ काफ़ी सारी ऐसी रिपोर्ट्स रिलीज करता है जिसका नाम शुरू होता है स्टेट ऑफ द। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट। इसी तरीके से इसकी और भी कई रिपोर्ट्स आती है, स्टेट ऑफ द राइनोसॉरस, स्टेट ऑफ द एलिफेंट्स, इस तरीके से अलग अलग इनकी रिपोर्ट्स आती है। इसलिए बता रही हूँ कि कभी अगर पूछा गया तो हाँ आपको ये बात क्लिक कर सकती है कि अगर कोई स्टेट ऑफ द से शुरू हो रहा है तो यूजुअली, नॉट ऑलवेज, यूजुअली किसने रिलीज की होती है, एफएओ ने। एफएओ क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो ये रिपोर्ट रिलीज करता है। तो अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट है तो इसमें बात भी फॉरेस्ट से रिलेटेड ही होगी। तो क्या कहा गया है, एफएओ ने ये कहा है कि 54% ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट एरिया, कितना, 54% ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट एरिया कौन कवर कर रहा है, तो रशिया के पास है सबसे ज़्यादा एरिया। ऑलराइट, 54 में से सबसे ज़्यादा किसके पास है, रशिया के पास है, फॉलोड बाय ब्राज़ील, फॉलोड बाय कनाडा। ठीक है, टॉप 3 तो आपको पता ही होना चाहिए, इसको तो आपको लर्न कर लेना है, बट इसके आगे भी मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ जो है यूएसए एंड चाइना। ठीक है, इसमें से याद तो आपको टॉप 3 ही रखना है कि फॉरेस्ट एरिया की जब हम बात करें तो सबसे ज़्यादा किसके पास है, रशिया, ब्राज़ील एंड देन कनाडा। सब यही सोचेंगे कि ब्राज़ील है, अमेजॉन फॉरेस्ट वहाँ पर प्रेजेंट है, बट द करेक्ट आंसर इज रशिया। ठीक है, तो क्या कहा गया है रिपोर्ट में कि 54% एरिया तो कौन कवर कर रहा है, सिर्फ ये 5, रशिया, ब्राज़ील, कनाडा, यूएसए एंड चाइना, दे आर कवरिंग। ऑलराइट, दिस इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब जो अच्छी बात है जिसके बारे में आप थोड़ा प्राउड भी फील कर सकते हैं, ये है कि इसके अलावा ऐसी 10 कंट्रीज़ है, कितनी, 10 कंट्रीज़ है इनके अलावा जो वर्ल्ड का 2/3 फॉरेस्ट एरिया कवर कर रही है। तो इनमें से एक हमारा प्यारा भारत भी है। सो दिस इज़ अ मैटर दैट वी हैव टू फील प्राउड अबाउट।
बिकॉज सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ कंट्रीज जिन्होंने नोटिस किया है कि उनका एनुअल फॉरेस्ट एरिया बढ़ा है। क्या बढ़ा है? एनुअल फॉरेस्ट एरिया। तो ऐसी कंट्रीज में कौन है? तो इस कंट्री में इंडिया भी प्रेजेंट है। वी कैन प्राउडली से कि हमने अपना फॉरेस्ट कवर जो है वो पहले से इम्प्रूव किया है, बढ़ाया है। बट अदर देन दिस जो हमें कंसिडर करना है, हमें इंडिया की रिपोर्ट भी कंसिडर करनी है। जो इंडिया की एनुअल फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, हमें उसे भी स्टडी करना है। वो हर 2 साल में रिलीज होती है। सो वी विल ऑल्सो कंपेयर द डेटा कि इंडिया में कितना इंक्रीमेंट हुआ है। एम आई क्लियर? This data can be used in your mains answer. Alright, the next article, let us see. This is GeoParcy scheme. Okay, एक स्कीम थी जिसका नाम है GeoParcy. This is not Reliance Jio, JIO नहीं है, ये Jio है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये स्कीम जो है पुरानी है, ठीक है, बट फिर भी हम इसको एक बार देख रहे हैं क्योंकि हो सकता है ये पीआईबी में जो अभी अभी रिलीज हुई है, आप डेट भी देख सकते हैं, 24 जुलाई के पीआईबी में हमने इसे देखा है। तो मैं इसलिए इसे इंक्लूड कर रही हूँ बिकॉज कई बार क्या होता है, कोई पुरानी स्कीम जब रिपीट होती है, कहीं ना कहीं मेंशन होती है, तो वो अक्सर पूछी जाती है। सो लेट अस सी व्हाट इज दिस। एंड दिस स्कीम वाज पोस्टेड एट पीआईबी बिकॉज एक रिटर्न रिप्लाई दिया था श्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में। ठीक है, किसी ने क्वेश्चन पूछा होगा, सो उससे रिलेटेड जवाब दिया था और उसके आधार पे ये आर्टिकल आया है। सो व्हाट इज दिस जियो स्कीम अबाउट? सी, दिस वाज लॉन्च्ड इन 1314, तो पुरानी है काफ़ी, बट ये किस लिए लॉन्च की गई थी कि पारसी कम्युनिटी का जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो चुका है। The population has declined to an extent that we need some scientific intervention. हमें ज़रूरत पड़ रही है एक स्कीम लॉन्च करने की। इस हद तक जो है पॉपुलेशन डिक्लाइन हो चुकी है। लेट अस सी कि ये स्कीम क्या क्या ऑफर कर रहा है। सो दे आर प्रोवाइडिंग मेडिकल असिस्टेंस। किसके लिए मेडिकल असिस्टेंस दे रहे हैं? फॉर ट्रीटमेंट अंडर मेडिकल प्रोटोकॉल। बिकॉज ऑफ द लेट मैरिजेस कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं फैमिली प्लानिंग में। सो फॉर दैट वी आर गिविंग मेडिकल असिस्टेंस, दैट इफ समबडी वांट्स टू प्लान देयर फैमिली एंड इफ दे आर फेसिंग चैलेंजेस, अगर उन्हें आईवीएफ की ज़रूरत पड़ रही है या किसी और तरीके से मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है, देन दे आर गोइंग टू हेल्प। ऑलराइट, अंडर दिस स्कीम दे विल बी गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ हेल्प। देन वी हैव एडवोकेसी। तो एडवोकेसी में क्या है? काउंसलिंग की जा रही है कपल्स की। काउंसलिंग किस लिए की जा रही है? फर्टिलिटी इश्यूज को लेकर काउंसलिंग की जा रही है। अगर किसी को पता हो कि आफ्टर अ सर्टेन एज इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट टू कंसीव, तो वो क्या करेंगे? इफ़ दे प्लान टू बिकम अ पेरेंट, दे वुड ट्राई कि हम पहले ही कंसीव कर लें उस एज के पहुंचने से पहले। सो सच काउंसलिंग आर बीन गोइंग ऑन। इसके अलावा भी इफ एनी कपल इज फेसिंग इश्यूज कि उन्हें फर्टिलिटी इश्यूज दिख रहे हैं, सो दे विल बी गेटिंग काउंसलिंग कि कैसे वो उसको आगे ट्रीट कर सकते हैं, क्या क्या मेडिकल ऑप्शंस उनके लिए अवेलेबल है। सो दैट ऑल्सो दे आर गेटिंग फ्रॉम दिस स्कीम। देन देर इज हेल्थ ऑफ कम्युनिटी। तो यहाँ पर क्या प्रोवाइड किया जा रहा है? फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पारसी कपल्स। फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात की जा रही है किसके लिए? चाइल्ड केयर एंड असिस्टेंस टू डिपेंडेंट एल्डरली। किसके लिए दे रहे हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस? सबसे पहले तो चाइल्ड केयर के लिए। चाइल्ड इज बॉर्न, देयर हैव टू बी सर्टेन थिंग्स दैट हैव टू बी टेकन केयर ऑफ। उनके मेडिकेशंस, वैक्सीनेशन होने चाहिए रेगुलर इंटरवल पे, उसकी जो बेसिक नीड्स होती है वो फुलफिल होनी चाहिए। सो फॉर ऑल दैट दे विल बी गेटिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस। अदर देन दैट, जितने भी एल्डरली है उस फैमिली में, क्योंकि एल्डरली लोगों के लिए स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ती है, दे आर बेसिकली डिपेंडेंट, नॉट एवरीवन इज एज इंडिपेंडेंट एज वी थिंक। तो कहीं ना कहीं एल्डरली पॉपुलेशन जो है अपने यंग वंस पे थोड़ी बहुत डिपेंडेंट रहती है इन सर्टेन एस्पेक्ट्स। सो रिगार्डिंग दैट ऑल्सो दे आर गेटिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, कि हो सकता है उन्हें एक नर्स की ज़रूरत हो, तो ऐसी सारी फैसिलिटीज़ उन्हें प्रोवाइड करवाई जा रही है। स्कीम कैसे रिलीज़ होगी? तो वो डीबीटी से रिलीज़ होगी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होने वाला है। और ये भी है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है पारसी कपल्स को अंडर मेडिकल एंड हेल्थ ऑफ कम्युनिटी कंपोनेंट्स। ठीक है,
इसी के अलावा बहुत सारे कैंप्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, सो दैट दिस पीपल कैन ऑल्सो बी मेड अवेयर कि ऐसी कोई स्कीम आपके लिए भी अवेलेबल है एंड यू कैन अवेल इट. ऑलराइट, so this was the complete revision of Jio Parsi scheme. All right, see, this was not very important, but I thought that this news is related to honor someone, so we must include it. See, Ministry of Culture has released, Ministry of Culture ने एक commemorative stamp release किया है. What is a commemorative stamp? कि आप इसे एक बार रिलीज करते हैं टू ऑनर समवन, कि आप बता रहे हैं किसी को कि दैट पर्सन, उनकी इतनी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी थी, उन्होंने इतना कुछ किया है कि हम उन्हें ऑनर करना चाहते हैं. वी आर डूइंग दैट विद बाय शोइंग दैट वी आर प्लेसिंग योर फेस ऑन अ स्टैम्प. ऑलराइट, सो हु हैज़ बीन ऑनर्ड? सो इट इज़ द लेजेंडरी सिंगर मुकेश. काफ़ी पॉपुलर थे, हो सकता है आपकी जनरेशन इन्हें ना पहचानती हो, बट एक बार आपके पेरेंट्स को पूछिएगा कि मुकेश कौन थे. इनके गाने इतने पॉपुलर होते थे कि रेडियोज़ पर सुबह से शाम इनके गाने बजते थे. इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना तो बहुत ही कम है, बट आई थॉट इन द सेंस कि अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं कि आप बता रहे हैं इंटरव्यू में कि मेरी हॉबी जो है वो या तो सिंगिंग है या म्यूज़िक है, तो कहीं ना कहीं ऐसे टॉपिक्स को भी कनेक्ट किया जाता है. तो मैं आपको यही समझाना चाह रही थी कि जब आप हॉबी भी अपनी प्रिपेयर करते हैं, सी यू हैव टू प्रिपेयर योर इंटरव्यू इन वेरी डिटेल. अभी तक तो आप क्या सोच रहे थे कि जो हमने बुक्स पढ़ी है उन्हीं में से इंटरव्यू के क्वेश्चंस आएंगे, बट एक्चुअली में आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपकी दिनचर्या क्या है, आपका रूटीन क्या है, आपकी हॉबीज़ और इंटरेस्ट क्या है. तो वहाँ पर जितने भी लोग ये कहते हैं कि मुझे म्यूज़िक सुनना पसंद है, गाने सुनने का शौक़ है, तो पहला ही क्वेश्चन ये आता है कि किस तरह के गाने आप सुनते हैं. तो वो डिफ़ाइन कर रहा है कहीं ना कहीं कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, क्योंकि जो आपकी प्लेलिस्ट है वही आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बताती है. कि आपकी जो प्लेलिस्ट है उसमें सारे दुख भरे गीत भरे हुए हैं या फिर काफ़ी पॉप सॉन्ग्स है, एनर्जेटिक सॉन्ग्स है, तो वो शो करता है कि आपका एनर्जी लेवल भी काफ़ी हाई है. ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. सो समवेयर दिस कनेक्शन कुड बी मेड. अगर मान लीजिए आज से 2-3 दिन बाद ही कोई इंटरव्यू होता और पैनलिस्ट ने अगर ये न्यूज़ पढ़ी होती, तो वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को ज़रूर रेस करते. अगर किसी को और जानना हो मुकेश के पॉपुलर गीतों के बारे में, तो मैंने एक लिस्ट भी प्रोवाइड की है. दीज आर वंडरफुल सॉन्ग्स, यू कैन लिसन इट वंस. चलिए अब मैं वापस से थोड़ा पीछे जा रही हूँ. मैंने कुछ एक स्लाइड जो है वो रखी थी बिकॉज वी आर गोइंग टू कवर इट इन डिटेल. ऑलराइट, सो दिस इज ऑल्सो अनदर आर्टिकल रिलेटेड टू पॉलिटी एंड एज आई से कि इस आर्टिकल का कंटेंट इनफ है. अगर आपने ये पूरा आर्टिकल अच्छे से पढ़ लिया, इसकी नोट्स बना ली, नोट डाउन कर लिया है इसे अपनी बुक में, तो आपका ये पर्टिकुलर आर्टिकल अच्छे से कवर हो चुका है. तो थोड़ा हम समझते हैं कि ये पहली चीज़ तो ये न्यूज़ में क्यों आई है. सो सी दिस इज रिलेटेड टू द इम्यूनिटी फॉर द गवर्नर एंड प्रेसिडेंट एंड दे आर आस्किंग इज दिस इम्यूनिटी एब्सोल्यूट. देयर इज अ क्वेश्चन मार्क. So this question has been raised several times and they have asked whether this immunity that has been given to governor and president are they absolute. अब ये क्वेश्चन क्यों रेज हो रहा है? बिकॉज वेस्ट बंगाल के गवर्नर जो है उन पर वहाँ की एक कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय ने ये आरोप लगाया है कि उनके साथ गवर्नर के द्वारा सेक्सुअल हेरेसमेंट एंड मोलेस्टेशन की गई थी. तो इनका कहना है द नेम हैज़ नॉट बिन रिवर्ल्ड ऑब्वियसली फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस, बट दिस लेडी सेज दैट कि ये जो रूल्स बनाए गए थे कि ये जो इम्यूनिटी है प्रेसिडेंट और गवर्नर की, ये क्या है? एब्सोल्यूट है. दैट मीन्स कि कहीं किसी केस में भी ये इम्यूनिटी जो है वो ब्रीच नहीं होगी. तो उनका कहना है कि ये ब्रिटिशर्स के ज़माने की जो रूल्स है हम उन्हें अभी तक फॉलो कर रहे हैं. उस समय ये माना जाता था कि द किंग कैन डू नो बैड. ठीक है, ये माना जाता था कि जो राजा है वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकता. और हम आज भी उसी मान्यता को आगे लेकर चल रहे हैं और हमने दोनों को ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एब्सोल्यूट इम्यूनिटी दी हुई है.
तो थोड़ी हम इस बारे में और चर्चा करते हैं कि किस आर्टिकल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 361। ठीक है, आर्टिकल 361 में क्या कहा गया है? इसी आर्टिकल में दोनों के लिए कहा गया है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर, इन्हें कहीं भी किसी भी कोर्ट में, प्रेसिडेंट और गवर्नर को कहीं भी किसी भी कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है और उनके जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। उन पर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं हो सकता ड्यूरिंग देयर टर्म इन ऑफिस। इसका क्या मतलब है कि जब भी वो अपने ऑफिस के ड्यूरेशन में हैं, अब ऑफिस से यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि 9 से 5 की उनकी ड्यूटी का टाइम है, 9 से 5 के बाहर जो भी हुआ वो। यहाँ पर मतलब है कि अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर आज के दिन अपॉइंट हुए हैं तो आज के अपॉइंटमेंट ऑफ डेट से जब तक उनका टर्म ख़त्म नहीं हो जाता, उस ड्यूरेशन के बीच में उन पर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं हो सकता। दिस इज़ व्हाट दिस आर्टिकल सेज। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि उनके अगेंस्ट सिविल प्रोसीडिंग्स उनके पर्सनल मैटर से रिलेटेड भी नहीं हो सकती, बट अगर कहीं पर ज़रूरत पड़ी सिविल प्रोसीडिंग्स की तो वो होगी उन्हें नोटिस देने के बाद में। बिना नोटिस दिए सिविल प्रोसीडिंग्स भी नहीं हो सकती है और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती है। ठीक है, किसी भी तरीके का क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगा, किसी भी तरीके का अरेस्ट वारंट नहीं निकलेगा या उन्हें अरेस्ट भी नहीं किया जा सकता है। सो द लेडी हैज़ क्वेश्चन कि अब ये टाइम आ गया है कि हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल 361 को भी चेंज करने की ज़रूरत है। वी नीड सर्टेन रूल्स, सर्टेन बाउंड्रीज दैट हैव टू बी सेट। ऑलराइट, तो ये पूरा इस आर्टिकल में मेंशन किया गया था। अब मैंने आपको बता दिए क्या क्या इम्यूनिटी प्रेजेंट है। अदर देन दैट हमें ये समझना है इससे पहले क्या हुआ था। तो रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सिविल इम्यूनिटी जो है आर्टिकल 361 क्लॉज 4, जो मैंने आपसे सिविल इम्यूनिटी की बात की थी, दैट इज इन आर्टिकल 361 क्लॉज 4। तो उसके तहत ये है कि सिटीजन्स का पावर हम नहीं ले रहे। ठीक है, क्या कहा गया कि आप सिटीजन्स जो हो, हम उनका पावर नहीं छीन रहे। दे हैव एवरी राइट कि वो अप्रोच कर सकते हैं प्रॉपर मीडियम के थ्रू कि हाँ उनके अगेंस्ट अगर कोई इनजस्टिस हुआ है तो दे कैन अप्रोच। वी आर नॉट टेकिंग अवे देयर राइट्स। इसी तरीके से मध्य प्रदेश का एक और केस था जो था राम नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, जहाँ पर ये बताया गया कि जो इम्यूनिटी है वो इम्पेयर नहीं कर सकती पुलिस के पावर को कि वो गवर्नर का स्टेटमेंट ले सके। तो पुलिस के पास अरेस्ट करने का पावर नहीं है, बट उनके पास ये पावर ज़रूर है कि अगर किसी ने कंप्लेन की है तो वो गवर्नर का जाकर स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो लेडी की भी यहीं पर ये आर्ग्यूमेंट थी कि जब तक इनका ऑफिस ऑफ टर्म ख़त्म होगा तब तक तो जितने भी एविडेंसेस थे या फिर अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई तो जितने भी प्रूफ्स थे, जो भी था, वो सब कुछ पावरफुल पर्सन होने की वजह से वो इम्पैक्ट कर सकते हैं। दे कैन इन्फ्लुएंस द एविडेंसेस। सो दैट इज़ वाई शी इज़ इंसिस्टिंग कि एटलीस्ट एक इन्वेस्टिगेशन तो कंडक्ट होनी ही चाहिए। सो लेट अस सी व्हाट द सुप्रीम कोर्ट नाउ सेज रिगार्डिंग दिस। Alright, so this is all for today. Go through this article from the direct ones and we conclude the session here. Webinar है coming on this Sunday at 4 PM. We all know what is this regarding. It's regarding the note making practice कि आप कैसे खुद की notes को और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, if you want you can register for this seminar. The link has been provided in the description. आज के क्लास की PDF है वो आप सिद्धार्थ एडटेक ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।